राजेंद्र राठौड़ कुछ बोल रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं, सुनाते हैं। असुरी शक्तियां उनका नाश भी होता है। ये देवउठनी 11 का शुभ मुहूर्त पर जब मतदान होगा तो निश्चित तौर पर इस नाथी के बाड़ी की सरकार, इस लाल डायरी की सरकार, इस भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, सांप्रदायिकता की आग में राजस्थान को जिन्होंने जलाया, भ्रष्टाचार की भट्टी जलती रही, इन सब का उत्तर एक ही मिलेगा देवउठनी 11 को, वोट की चोट से कांग्रेस का समापन। लेकिन क्या मतदान प्रतिशत इससे प्रभावित होने की संभावना कुछ? अब हमारी डेमोक्रेसी जवान हो चुकी है। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए हमारे मतदाताओं को इतना अपरिपक्व नहीं मानना चाहिए कि वो अपने मतदान के उपयोग अधिकार का उपयोग नहीं करें। ऐसी कोई बात नहीं। दूसरा, जो आपने 81 विधायकों वाला प्रकरण लगाया है, इसमें कांग्रेस ने जो एक तो स्पीकर ने याचिका लगाई है, एक महेश उसने लगाई है, उन्होंने 19 विधायकों ने। ना तो 19 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से वो याचिका वापस ली है, ना महेश जोशी ने, चूंकि वो चीफ व्हिप थे। देखिए, आज भी जिन 4 FIR दर्ज करी थी अपने ही पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सहित अपने 19 विधायकों को, जिसमें से आज 3 लोग मंत्रिमंडल में भी रहे, आज भी उनके विरुद्ध के अंदर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबित है और ACB के अंदर जो मामला चला उसके अंदर उन्होंने FIR जरूर दी पर कोर्ट ने उसे मंजूर नहीं किया। और अगली खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस में उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भगवान ने चाहा तो हमारी लिस्ट नवरात्र में आएगी। साथ ही इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। सुनिए क्या कुछ कहा। देखिए, एक बात मान के चलना, बीजेपी ने लिस्ट पहले जारी कर दी और उन्होंने श्राद्धों में लिस्ट जारी की है, तो आपको ये मानकर चलना कि हमारी लिस्ट भगवान ने चाहा नवरात्रों में आएगी, माता जी का आशीर्वाद होगा, यही घोड़े और यही मैदान होगा और राजस्थान में कांग्रेस की एक बार फिर सरकार बनेगी। ये तय हो गया। राजस्थान की जनता में चर्चा है, बहुत जबरदस्त चर्चा है कि काम कांग्रेस ने किया है, काम करके दिखाया है। नौजवान आदमी जब गांव से रवाना होता है, बस में बैठकर एग्जाम देने के लिए फ्री में जाता है। माँ बहन बेटी जब बस में बैठती है, 90% किराया फ्री है उसका। बस अस्पताल में कोई जाता है, बड़े में, छोटे में, प्राइवेट में इलाज होता है उसका, चिरंजीवी योजना में फ्री में। ये बड़ी सोच है महंगाई को मारने की। क्या बात करते हैं आप, राजस्थान की हर महिला के लिए सैनिटरी पैड फ्री है। एक तरफ तो महंगाई का तोहफा देती है केंद्र सरकार और हम महंगाई से लड़ने के लिए काम करते हैं। बीजेपी के नेता झूठ के जनरेटर है, बड़े बड़े डायलॉग मारते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपना एक भी काम नहीं बताते। काम बताना चाहिए बीजेपी को कि वसुंधरा जी की सरकार के समय क्या हालात थे राजस्थान के और केंद्र की बीजेपी की सरकार ने क्या किया, उपलब्धि बतानी चाहिए अपनी। हम हमारी उपलब्धि बताते हैं, हमारा काम बताते हैं, हमारी सेवा बताते हैं, उसके आधार पर वोट मांगते हैं। और आप देख लेना, आने वाले समय में बड़ा भारी रिजल्ट आएगा। और कल इन्होंने जो सीटें घोषित की है, वो कोई बहुत अच्छे उम्मीदवार इनके मैदान में नहीं उतारे, पता नहीं चलेगा कहां गए ये उम्मीदवार। तो वही सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बीजेपी ने झोटवाड़ा से विधानसभा चुनाव का टिकट दिया है, जिस पर उन्होंने कहा कि हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, कोई मोर्चा नहीं छोड़ने वाले। सुनिए। एक नया जोश, एक ऊर्जा आती है कि जो कुछ ऐसे नाम जो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ काम करते थे, जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े ध्यान से देखा हुआ है, उनको अगर विधानसभा में उतारा जा रहा है तो हम तो जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल कोई सीट नहीं छोड़ेंगे, कोई मोर्चा नहीं छोड़ने वाले। तो ये अपने आप में एक बहुत शानदार मैसेज है। ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर भी, मध्य प्रदेश में सीधा संदेश है, आप जिस सीट को अपना गढ़ मानते हो, हम घर में घुस के मारेंगे वहां पर। तो युद्ध है एक तरह से, और युद्ध किस लिए? इस देश के लिए, इस देश की जनता की सेवा सही तरह हो, देश का विकास सही तरह हो, देश के जो रिसोर्सेज हैं, देश के साधन है, वो चोरी ना हो, वो सही जगह इस्तेमाल हो, इस चीज का युद्ध है। तो वही बीजेपी की पहली सूची आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कमल का फूल ही सर्वोपरि है, उम्मीदवार प्रतीक के रूप में होता है। मैंने फिर से कहा कि हमारे यहाँ कमल का फूल चुनाव होता है, सर्वोपरि वही प्रतीक के रूप में उम्मीदवार होता है। लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता और जनता के मन में एक विश्वास है, आदरणीय मोदी जी का ध्येय वाक्य, हमें राजस्थान में कमल उठाना है। और लोगों में यही विश्वास है कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान विकास की दृष्टि से उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, समृद्धि आएगी, युवा किसान महिला के चेहरे पर खुशी आएगी
ये विश्वास भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, जहां पर हथियार के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। चुनाव को लेकर पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है और लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां भी पुलिस की ओर से की जा रही है। पुलिस ने 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। 6 अवैध पिस्तौल के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें भी उन आरोपियों की आपको दिखा रहे हैं। हो सकता है ये किसी वारदात को भी अंजाम देते, लेकिन उससे पहले पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। अब इनके हिस्ट्री को भी खंगालने की कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही। कुल 6 युवक पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए हैं और अब लगातार इन युवकों से पूछताछ की जा रही है। क्या इससे पहले भी उन्होंने किसी क्राइम को अंजाम दिया है, आगे किस क्राइम को अंजाम देने वाले थे, क्या घटनाएं ये करने वाले थे, इन तमाम सवालों को लेकर पुलिस की ओर से लगातार छानबीन जारी है। सभी बदमाशों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है, क्योंकि चुनावी साल है, लिहाजा लगातार पुलिस एक्टिव मोड पर है। आदर्श आचार संहिता भी लगा दी गई है और ऐसे में किसी तरीके की कोई घटना ना होने पाए, कहीं कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना होने पाए, इसे लेकर लगातार पुलिस सतर्क है, एक्टिव मोड पर है। पुलिस की ओर से विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जगह जगह पर चेकिंग की जा रही है, वाहनों को रोककर उनकी भी तलाशी ली जा रही है और इसी क्रम में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। श्रीगंगानगर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हथियार के साथ बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। और इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोशिश भले ही हमास की ओर से हुई हो, लेकिन इस युद्ध के पीछे कई अलग अलग फैक्टर्स भी मौजूद हैं। ईरान इनमें से एक बड़ा फैक्टर है। सऊदी अरब के साथ इजराइल की बढ़ती नजदीकियों ने ईरान को परेशान कर रखा है। लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का इस युद्ध में कूदना भी ईरान फैक्टर की ओर ही इशारा कर रहा है। इजरायल पर हमले का ईरान फैक्टर। इजरायल युद्ध में हिजबुल्लाह की एंट्री। सऊदी से इजरायल की नजदीकी युद्ध की वजह बनी। इजरायल से हमास की दुश्मनी पुरानी है। इजरायल हमास का दुश्मन नंबर 1 है, लेकिन गाहे बगाहे छिटपुट हमलों से ज्यादा हमास पिछले कई सालों से इजरायल का कुछ खास बिगाड़ नहीं पाया। हमास ने जब जब सिर उठाया, इजरायल ने उसे कुचल दिया। तो फिर सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? एकाएक हमास को इतनी ताकत कहां से मिल गई कि वो अपनी गाजा पट्टी की सीमाओं को लांघकर इजरायल के अंदर घुस गया और इजरायल के घर में घुसकर हमले की हिमाकत कर बैठा? इस सवाल के जवाब के तौर पर कई फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। इसमें पहला फैक्टर है ईरान, दूसरा फैक्टर है सऊदी अरब और तीसरा फैक्टर है खुद इजरायल। इजरायल पिछले कुछ महीनों से सऊदी अरब के साथ शांति समझौते के ऐतिहासिक मोड़ पर है। इस समझौते के लिए अमेरिका एक्टिव रोल प्ले कर रहा है, जबकि समझौते के इस डील से सबसे ज्यादा चिढ़ा हुआ है ईरान, क्योंकि सऊदी अरब कुछ साल पहले तक फिलिस्तीन के साथ और इजरायल के खिलाफ खड़ा रहा था। सुन्नी बहुल सऊदी अरब के साथ शिया बहुल मुल्क ईरान की भले ही कट्टर दुश्मनी रही है, लेकिन फिलिस्तीन के मामले पर सऊदी और ईरान एक जैसा ही रुख रखते थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इजरायल ने यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन और सऊदी अरब के साथ शांति वार्ता की शुरुआत की। इजरायल के साथ 3 बड़े इस्लामिक देशों की शांति वार्ता से ईरान, हमास और लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह बुरी तरह से भड़का हुआ है, क्योंकि इन सबको लग रहा है कि अगर इजरायल मुस्लिम देशों के बीच समझौते में कामयाब हो गया तो पश्चिम एशिया में इजरायल का दबदबा और बढ़ जाएगा। इजरायल पर हमास के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने बयान जारी कर कहा, हम स्थिति पर करीब से नजर बनाए हुए हैं, हम हमास के नेतृत्व के साथ संपर्क में हैं, हम फिलिस्तीनी लड़ाकों को इस ऑपरेशन के लिए बधाई देते हैं। और इस बयान के कुछ ही घंटों बाद लेबनान की ओर से भी इजरायल पर हमले शुरू हो गए। तो ईरान की पुरानी पॉलिसी है, ईरान हमेशा से हमास को सपोर्ट करता रहा है हर तरह की, और वो इजराइल की बेसिक एग्जिस्टेंस ही को नहीं मानता, वो इजराइल को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता, वैसी स्टेट है। और वो
उसका मानना तो यहाँ तक उन्हीं ने कहा है कि इजराइल एक कैंसर की तरह है मिडिल ईस्ट में, और वो अमेरिकन इजरायली जो पॉलिसी उस पूरी क्षेत्र की है, वही नहीं बल्कि उस पूरे क्षेत्र में उसके भी वो खिलाफ हैं। मैप के जरिए समझिए कि इस वक्त इजरायल में कैसे हालात बने हुए हैं। अब तक गाजा पट्टी की ओर से हमास इजरायल पर हमले कर रहा था, लेकिन अब उत्तरी इजरायल की सीमा से लगे लेबनान की ओर से भी हमले शुरू हो गए हैं। यानी इजरायल पर इस वक्त 2 फ्रंट वॉर की स्थिति बन गई है। इजरायल युद्ध में अगले 24 घंटे बेहद अहम है, क्योंकि अगले 24 घंटे में या तो युद्ध की पिक्चर और बड़ी होगी, या फिर इजरायल इस युद्ध को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए बड़ा लॉन्च कर सकता है। तो वहीं इंडियन आर्मी और आतंकवादियों के बीच मंगलवार तड़के फिर से मुठभेड़ जारी हो गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कई घंटे से एनकाउंटर जारी है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली। अब तक मिली सूचना के अनुसार सेना ने कम से कम 2 आतंकवादियों को मार गिराया है और इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। बताया जा रहा है कि मारे गए दोनों आतंकियों में एक लश्कर का आतंकी था। फिलहाल इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना अब ड्रोन का भी सहारा ले रही है। जानकारी के अनुसार भारतीय सेना और आतंकियों के बीच शोपिया के अलशीपोरा में मुठभेड़ शुरू हुई। पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकवादी अबरार कश्मीरी पंडिया संजय शर्मा की हत्या में शामिल था। बता दें कि 26 फरवरी को कश्मीर के संजय शर्मा की हत्या कर दी गई थी, जब वे अपनी पत्नी के साथ मार्केट जा रहे थे। उसी वक्त आतंकियों ने निशाना बनाया और हत्या कर दी। और खबरों में आगे बढ़ते हुए, अयोध्या में होने वाला इस बार का दीपोत्सव बेहद खास है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दीपोत्सव में राम की पैड़ी में 51 घाटों पर 24 लाख दीपक जलाए जाएंगे और 21 लाख से अधिक दीपक एक साथ जलाकर नया रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इसके लिए 25,000 वॉलंटियर्स होंगे। वहीं लेजर शो और ड्रोन शो के जरिए श्री राम के जीवन चरित्र के प्रदर्शन की व्यवस्था अयोध्या प्रशासन और पर्यटन विभाग अधिकारी करेंगे। और टोंक जिला प्रभारी और दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी टोंक के दौरे पर रहे। बिधूड़ी ने उनियारा में सचिन पायलट पर निशाना साधते हुए पायलट को पैराशूट कैंडिडेट बताया। बीजेपी ने देवली उनियारा से विजय बैंसला को टिकट दिया, जिस पर रमेश बिधूड़ी ने जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी ने राजस्थान के कार्यकर्ता को टिकट दिया। रमेश बिधूड़ी ने उनियारा में कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर पार्टी के लिए काम करने के निर्देश दिए। वहाँ बेगू से टिकट लड़ रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? सचिन पायलट जी कहाँ के रहने वाले हैं? वो राजस्थान के हैं क्या? वर्तमान की स्थिति तो ये तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दी है, ये तो कम से कम राजस्थान का कार्यकर्ता है ना, राजस्थान का परिवार है ना। इनके पिताजी लड़े थे ना लोकसभा में, इनके पिताजी भी लोकसभा लड़े हैं, तो ये तो यही के हैं, कम से कम दिल्ली से राजस्थान से बाहर के तो नहीं है ना। पैरासूट तो देखा जाए तो हमारे डिप्टी सीएम साहब रहे हैं। तो वही चुनाव आयोग ने प्रदेश में 80 साल से अधिक के बुजुर्ग और विशेष दिव्यांगजनों के लिए वोट फ्रॉम होम के जरिए वोटिंग कराने का फैसला लिया है। घर बैठे ही लाभार्थी या पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट कर सकेंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला। इससे पहले उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, क्योंकि चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब एक एक पल बेहद कीमती है। किसी भी पल को, किसी भी वक्त को गवाया नहीं जा सकता है, बेकार नहीं जा दे सकते। और यही वजह है कि लगातार मैराथन बैठकों का दौर भी जारी है। कई महत्वपूर्ण बैठकें भी होने वाली हैं। कांग्रेस में सीईसी की भी बैठक है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद अब दिल्ली एयरपोर्ट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं, जिसकी इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली से चूरू मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे। अब हो सकता है कुछ ही समय में वो मीडिया से मुखातिब हों। अब देखना दिलचस्प होगा कि अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या बोलते हैं, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 नवंबर को वोटिंग की जाएगी। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री।
दर्शन बहुत टाइम बाद होते हैं हमें यहाँ पे। सर, आपकी महत्वपूर्ण मुलाकातें रही हैं, कल आपने वेणुगोपाल जी से मुलाकात की है, आखिरकार कब तक जो है पहली सूची को लेकर जो है औपचारिक ऐलान हो सकता है और क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा बैठक? देखिए, अभी तो प्रोसेस शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ कि 18 तारीख के आसपास उम्मीद करते हैं कि जब सीसी बैठक शुरू होगी तब फिर बता पाएंगे आपको कि फाइनल कब होगा। सोनिया जी से आपकी मुलाकात हुई, काफी क्या कुछ खास? नहीं, कर्ती कॉल करना हमारा फर्ज बनता है। लंबे समय तक हमारे वो अध्यक्ष रही हैं और जो कुछ आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो उनके आशीर्वाद से पहुँचे हैं। इतना विश्वास मुझ पर किया, पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना तब से उनका आशीर्वाद मुझे मिला, तभी तो बन पाया। इतना विश्वास था उनका, और विश्वास से 25 साल तक काम रखना बहुत बड़ी बात है। काम रखा हुआ है, इसलिए जब कभी दिल्ली आते हैं मौका मिलता है तो कर्ती कॉल करना। क्या आपने कैंपेन के लिए भी सोनिया गांधी को राजस्थान आने के लिए आमंत्रित किया है सर, क्योंकि चुनाव के दिन बहुत? देखिए, मैडम का आना तो मैं नहीं समझता कि बहुत ही रेयर हुआ होगा कहीं पर। कर्नाटक में एक बार गई वो विशेष परिस्थिति के अंदर। अगर प्रोग्राम बन पाता है तो हमें तो बहुत हमारे लिए गर्व की बात होगी। हम चाहेंगे वो आए, हम चाहेंगे वो आए। बाकी तो राहुल जी और खड़गे साहब और प्रियंका जी तो सब आएंगे और नेता आएंगे। चुनाव बड़ा, मैं समझता हूँ कि ये चुनाव हम जीत के बताना चाहते हैं, क्योंकि इतने काम किए हैं। अब पब्लिक जो है गांव-गांव में हर घर में बेनिफिशियरी हो गया है। इस प्रकार की हमारी योजना शानदार है। सोशल सिक्योरिटी की है, कानून पार हमने कर दी है। महंगाई को लेकर राहत देने के लिए हमने विनम्र प्रयास किया है। देखो, महंगाई की मार सबको होती है, बस विथ ह्यूमिलिटी ये प्रयास किया गया इस महंगाई की मार के वक्त में कैसे राहत मिले लोगों को। हमारा हर कदम उस दिशा में है, कैसे कम से कम बचत हो घर के अंदर, जिससे कि बच्चों की देखभाल अच्छी हो सके। इस प्रकार से हमने बचत करने का प्रयास किया और उसमें हम कामयाब भी हुए। जो फीडबैक आ रहा है वो फीडबैक यही है कि चारों और लोगों में मैसेज है गांव-गांव के अंदर। अब बीजेपी वाले कई अफवाह चलाते रहते हैं, हम लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना उनको जवाब देना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि गुड गवर्नेंस इतनी बड़ी है राजस्थान के अंदर। गुड गवर्नेंस के आधार पर हम पब्लिक से अपील करेंगे भाई अब हमें एक मौका और दो, जिससे कि हम बता सकें आपको कि सरकार रिपीट करने के क्या फायदे हैं और सरकार रिपीट नहीं होती तो क्या नुकसान है, ये बताने का अवसर मिल जाएगा हम लोगों को। जब सरकार बदलती है तो तमाम योजना बंद हो जाती है, छोटी बड़ी अनेकों योजना जो आपको हमको मालूम ही नहीं होती है। रिफाइनरी बंद हो गई, बड़ी योजना थी। मेट्रो बंद हो गया जयपुर के अंदर, और अम्बावाड़ी से मान लो बन जाता पूरा सीतापुरा तक, कितना बड़ा लाभ मिलता। ट्रैफिक जैम रहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि और तो धार्मिक लोग बनते ही। बद्रीनाथ केदारनाथ के अंदर जो लोग बह गए थे, उनके बच्चों को नौकरी थी, उनको निकाल दिया गया नौकरी से, स्कीम बंद कर दी गई, वापस हमने शुरू करी अभी। तो ऐसी अनेकों बातें हैं जो मैं समझता हूँ सरकार बदलने में नुकसान होता है। इस बार हमें मौका दो, की ओर से कल लिस्ट जारी की गई है, उसमें इस बार मौका हमें दो। हम पब्लिक से रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे, अपील करेंगे। हम इनकी तरह ना तो इनके पास साधनों की कमी नहीं है। बॉन्ड निकाल रखे हैं, बॉन्ड एक प्रकार से करप्शन है, ये लीगली करप्शन है। तरीका निकाल दे बॉन्ड का, 95% बॉन्ड इनके पास जाते हैं। हमसे कोई मिलने भी आ रहा है उद्योगपति, शाम को इनकम टैक्स पहुंच जाता है, ईडी पहुंच जाती है, तो लोग डरे हुए हैं। आप सोच सकते हो इस माहौल में हम काम कर रहे हैं। वो यात्रा समझ लो, उसको जनसंपर्क समझ लो, उन एरिया को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। ईआरसीपी का मुद्दा में 4 साल तक बना रहेगा, 5 साल तक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 16 योजनाएं हैं, एक और बन जाती, काम स्पीड अप हो जाता। जब 90% पैसा मिलता भारत सरकार से तो नेचुरली काम स्पीड अप हो जाता। नहीं होने दिया इन लोगों ने, नहीं होने दिया, और उसको मतलब बार बार भ्रम पैदा करते रहे। मंत्री राजस्थान का हम उससे उम्मीद नहीं करें, किससे करेंगे। उसके बाद में उन्होंने जनता को गुमराह किया। पहले कह दिया प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया ही नहीं है, आप सिद्ध कर दो, मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो इस्तीफा कहाँ गया। जब उनको सिद्ध कर दिया, मीडिया को दिखा दिया भाई ये अब प्रधानमंत्री मोदी जी खुद बोल रहे हैं,
13 जिले के नाम बोल रहे हैं, ERC की बात कर रहे हैं, चुप हो गए। फिर कहा अगर हमारी सरकार आएगी तो हम बता देंगे इसको। ये कहना दुर्भाग्यपूर्ण है। वो एक बड़ा इश्यू है ERCP के एरिया के अंदर भी। हम चाहेंगे हमारी जो कैंपेन चले उसमें वहाँ हम तवज्जो दें, वहाँ भी जाएंगे, बताएंगे उनको। वो इरिगेशन के लिए भी, सिंचाई के लिए भी, पीने के पानी के लिए बड़ी योजना है, तो वो अलग बात है। कहने का मतलब ओवरऑल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें किसे कहते हैं राजस्थान में बन रही है, 80,000 के लगभग बन चुकी है। इस प्रकार का काम आगे बढ़ रहा है रोज का। पानी में, बिजली के अंदर, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सोलर में, विंड में, किसानों के लिए योजनाओं के लिए अलग बजट पेश कर दे किसानों का। हिंदुस्तान में कहाँ है 25 लाख बीमा? हिंदुस्तान में कहाँ पर है? हमने अनेकों योजना, वो OPS कहाँ है हिंदुस्तान के अंदर? अनेकों योजना हमारी वो है जो सिर्फ राजस्थान के अंदर है, लंबी लिस्ट है उसकी भी। तो आज IT बेस्ड गवर्नेंस कर रहे हैं हम लोग। IT में नंबर 1 है देश के अंदर। आज DBT क्यों हो रही है? प्रधानमंत्री जी उसको लेकर गर्व करते हैं, पर गर्व तो करें आप, हमें खुशी है। तो ये राहुल गांधी जी का जो सपना था IT का, आज मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवाएं, उनके कारण संभव हुआ। ये हम IT में भी नंबर 1 है देश के अंदर। और आर्थिक विकास दर में हम लोग उत्तर भारत में नंबर 1 है, और पूरे बड़े राज्य देखें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1, नंबर 2 हम लोग हैं। और बताइए वित्तीय प्रबंधन के बगैर ये संभव होता क्या? ये हमने करके दिखाया, इसीलिए इतनी योजनाएं हम लोग लागू कर पा रहे हैं राजस्थान के अंदर। लोग कहते हैं पैसा कहाँ से आ रहा है? पैसा आ रही वित्तीय प्रबंधन से आ रहा है, पैसा बचत से आ रहा है, फील खर्ची नहीं हो रही है, इसलिए आ रहा है। 7 सांसद 10 बागी कल पहली लिस्ट में उतारे हैं, एक कांग्रेसी हैं, अब उनके बारे में हम कमेंट नहीं करते, अच्छी बात है, क्योंकि वो उनका अंदरूनी मामला है। तो इतना मैं मान सकता हूँ अगर 7 MP उतारे हैं तो इन्होंने हार पहले स्वीकार कर ली है। सर आपने जाति जनगणना, क्योंकि आप बताइए 7 मेंबर पार्लियामेंट इतिहास के अंदर किसी राज्य में नहीं उतारे गए होंगे। राजस्थान सरकार गिरा नहीं पाए लोग। वो दर्द ऐसा इनके कोने में छिपा हुआ है, बार बार वो दर्द बाहर निकलता है। मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, धर्मेंद्र प्रधान हो या गजेंद्र शेखावत हो, या जफर इस्लाम का नाम था एक और नौजवान का, जो भी थे, इनके दिल में एक कोने में दर्द ऐसा छिपा हुआ है, नहीं चाहते हुए भी वो दर्द बाहर निकलता बार बार, और इनको तंग करता है, वो हमें तंग करते हैं। सर आपने जाति जनगणना की घोषणा की है, बीजेपी कहेगी कि आखिरी मोमेंट पे जाति जनगणना की घोषणा करना कहीं ना कहीं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हम सुन रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और एक एक कर कई बड़े आरोप बीजेपी पर लगाते हुए एक बार फिर से दावा किया गया उनकी ओर से कि सत्ता में कांग्रेस की ही वापसी होगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चुनाव आयोग ने प्रदेश में 80 साल से अधिक के बुजुर्ग और विशेष दिव्यांग जनों के लिए वोट फ्रॉम होम के जरिए वोटिंग कराने का फैसला लिया है। घर बैठे ही लाभार्थी अब पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। इस सिलसिले में झुंझुनू जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि BLO घर घर जाकर बुजुर्ग मतदाता और विशेष दिव्यांग जनों को प्रोत्साहित कर वहां से आवेदन ले रहे हैं। जिले की 7 विधानसभा सीटों पर 17,221 विशेष दिव्यांग मतदाता हैं, तो वहीं 80 साल से अधिक उम्र के 66,024 मतदाता हैं। आवेदन फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जाएगा, जिसके बाद सूची तैयार कर वोट फ्रॉम होम से मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। विशेष दिव्यांग हैं या 80 साल से ऊपर के जो लोग मतदाता हैं, उनमें से जो लोग मतदान केंद्र पर आकर अगर मतदान करने में सक्षम नहीं है तो उनको घर से मतदान करने की सुविधा दी जा रही है। झुंझुनू जिले में 17,000 के आसपास दिव्यांगजन हैं और करीब 66,000 के आसपास 80 प्लस के मतदाता हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग हमने सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये निर्देश दिए हैं, वो BLOs के माध्यम से ये सर्वे करवा रहे हैं कि भाई कौन कौन ऐसे मतदाता इनमें से हैं जो घर से अपने मतदान का उपयोग करना चाहते हैं। इसके संबंध में BLOs के माध्यम से उन लोगों से संपर्क किया जा रहा है और उनको आवेदन करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक परफॉर्मा दिया गया है, फॉर्म दिया गया है, वो फॉर्म उनको प्रोवाइड किया जाएगा और वो फॉर्म भर के और रिटर्निंग ऑफिसर के पास आएगा। जिन में जो लोग इनको ऑप्ट करते हैं, जो नहीं आना चाहते हैं मतदान केंद्र पर और घर से मतदान करना चाहते हैं, उनके द्वारा फॉर्म भराया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद RO के पास वो एकजाई सूची बनाई जाएगी और फिर उनके घर से उनके मतदान की व्यवस्था की जाएगी।
तो राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनावी घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लगा दी गई। सरकारी योजनाओं के जगह जगह पर लगाए गए पोस्टर्स को उतारा जा रहा है। वहीं जिला पुल शाखा में गाड़ियों को जमा करवाया जा रहा है। अगर जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र में 2,50,343 मतदाता हैं। वहीं पोखरण विधानसभा क्षेत्र में ये आंकड़ा 2,21,343 का है। तो दोनों को मिलाकर जिले में अब कुल 4,71,686 मतदाता हैं। अभी नामांकन पत्र दाखिल करने तक का समय नाम जोड़ने या घटाने तक के लिए बाकी है। आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए जिस प्रकार सरकार के निर्देश है उस प्रकार जो राज्य सरकार की विभिन्न स्कीम्स है, जहाँ जहाँ पोस्टर लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं, उनको हटाने के निर्देश है, तो उनको हटवा के साथ ये जगह जगह तो बैनर लगे हुए ना, इनको हटा रहे हैं साहब सरकार का आदेश है। और ये पोता पोती भी करवा रहे हैं और जहाँ जहाँ दीवारों पे ये होर्डिंग लगे हुए हैं वो सब हटा रहे हैं सर। बहुत ज्यादा कठिन है सर, जगह जगह पर छोटी है दीवारें, तो सबको साफ करना है सर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ।